इस समय जो चाइना और भारत के बीच एलएसी विवाद चल रहा है उस पर लगातार राजनीति हो रही है और अब एक नए सिरे से राजनीति की शुरुआत कर दी है राहुल गांधी ने ट्वीट करके। और लगातार कांग्रेस का ये जो एलिगेशन चल रहा है कि भारत सरकार बहुत कुछ छुपा रही है हमसे चाइना के मामले में। इसी पर चर्चा करने के लिए समय हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले जी जुड़ी हुई हैं। मैम से जानेंगे मैम के क्या विचार है सारे मामले को लेकर। मैम, लगातार कांग्रेस कह रही है और अब ट्वीट आना कि सरकार छुपा रही है, किस तरीके से देखते हैं मैम? देखिए जितेंद्र, सबसे पहली बात यह है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी का 50 साल का मंदबुद्धि लड़का है और अपने आप को युवा नेता कहता है 50 वर्ष की उम्र में भी, उसको ना तो ये समझ है, ना अकल है, और ना ही उसके जो चेले चपाटे हैं वो उसके दिमाग में ये अकल डाल सकते हैं कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है या सामरिक नीतियों की बात आती है तो उनका जो ढोल है वो मीडिया के सामने नहीं पीटा जाता। आपकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं कि आप कैसे दुश्मन के साथ निपटेंगे, आपने क्या स्ट्रैटेजीज ली हैं, उसको ना आमी ना सरकार को मीडिया के सामने बोलना है। हमें जो करना है वो करना है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, राहुल गांधी किस अथॉरिटी और किस हक से चाइना के ऊपर शब्द भी एक बोलते हैं? पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे बोल सकती है? ये भूल गए हैं क्या कि अगर आज अक्साई चीन की जो समस्या हमारे सामने है वो किसकी देन है? इनके नानाजी पंडित नेहरू, चाचा नेहरू की देन है। देखिए, जब 1947 और 48 में जम्मू कश्मीर को लेकर के हिंदुस्तान ने लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के साथ, उस वक्त जब युद्ध चल रहा था और हम बिल्कुल पीओके को भी अपने पास लेने वाले थे, कुछ दिन और चलता पीओके हमारा होता, हम नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम लगा दिया और उस समस्या को लेकर के चले गए वो यूएन में। क्यों गए यूएन में? ना वो रुकवाते, ना पीओके होता और ना आज अक्साई चीन की ये मुसीबत होती। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है पाकिस्तान ने हमारा अक्साई चीन जो है चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो भैया, तुम्हारे पूर्वजों ने ये परेशानी हमें दी है, उसको आज तक हिंदुस्तान झेल रहा है। ये स्थिति हो गई है उसके बाद से कि हमें जो है हमारी बहुत बड़ी फौज और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का हिस्सा अपने वो बॉर्डर्स को गार्ड करने में लगाना पड़ रहा है। वो पैसा हम जो है अपनी विकास में लगा सकते थे, वो हमारी जो फौज थी वो कहीं और इस्तेमाल हो सकती थी। तो राहुल गांधी किस मुंह से बोलता है? इसकी बिसात क्या है इस तरीके की बात करने की? पहली बात। दूसरी बात, जब भी जितेंद्र हिंदुस्तान की एकता अखंडता का प्रश्न आया या जब भी हिंदुस्तान वर्सेस दुश्मन आया, तब राहुल गांधी ने खड़े होकर अपने देश का साथ नहीं दिया है। उसने बाहर वालों का, दुश्मन जो हमारे देश हैं, मुल्क हैं, उनका साथ दिया है। मैं आपको दिलाती हूँ याद, 2017 में जब डोकलाम हुआ था, उस वक्त जब वो स्थिति चल रही थी डोकलाम की और हमारी जो सरकार है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, इतनी अच्छे से उसके साथ डील कर रहे थे, ये व्यक्ति राहुल गांधी तब कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था, ये मिलने चला गया चाइना के डिप्लोमेट से। और उसके बाद जब बहुत बारी पूछा भी गया तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं गया। ये सच्चाई तो चाइना ने अपनी वेबसाइट पे लिखी कि हम जो हैं, हमारी मुलाकात हुई है कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राहुल गांधी से और उनके साथ हमने डोकलाम को डिस्कस किया। जब उन्होंने लिखा तब भाई साहब ने ओन अप किया कि हाँ, मैं मिलने गया। शर्म नहीं आती थी इनको? क्या ये थे क्या? ये देश के प्रधानमंत्री थे, ये देश के रक्षा मंत्री थे, ये देश के गृह मंत्री थे, ये किसी सेना के क्या चीफ थे? क्या ये वर्दी पहने हुए कोई सैनिक थे जो ये मिलने चले गए वहां पर चाइनीज डिप्लोमेट से? किस हैसियत से गए? क्या होता है कांग्रेस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट? क्यों गया ये? क्यों नहीं लोग इनसे ये प्रश्न पूछते हैं और आज तुम इस तरीके का ट्वीट करते हो? अब मैं आपको बताती हूँ, इनका दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने इससे पहले भी उसके बाद भी देशद्रोही की बात करी है। जब हिंदुस्तान के अंदर से धारा 370 और 35 से जेएनके से हटाई गई, वो हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिवस था, बहुत बड़ा निर्णय था। एक इतना बड़ा जस्टिस जेएनके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए हुआ था, लेकिन इनको वो बात हजम नहीं हुई क्योंकि इनकी राजनीति उस पर चलती थी। इन्होंने तुरंत मीडिया में आकर के क्या बयानबाजी करनी शुरू कर दी? इन्होंने बोला कि वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को गोलियां चला करके मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोग सड़कों पर हैं, खून खराबा हो रहा है। जबकि उस वक्त एक व्यक्ति को जेएनके के अंदर खरोंच तक नहीं आई थी और उनका ये गलत बयान, जो देश विरोधी बयान था, उसको पाकिस्तान की ह्यूमन राइट जो मिनिस्टर है वहाँ की, शिरीन मजारी, उसने उठा करके अपनी चिट्ठी में लिख के बकायदा इनका नाम कोट करके कि इंडिया का एक मेन स्ट्रीम सीनियर पॉलिटिशियन कह रहा है कि जेएनके में इतनी बुरी हालत है, यूएन को चिट्ठी भेज दी।
और उसके बाद क्या हुआ, हम बदनाम हुए, हिंदुस्तान बदनाम हुआ। तो अच्छी बात है कि सच्चाई सारे विश्व को पता है और इंटरनेशनल फोरम में आज हमारी बहुत इज्जत है। लेकिन ये व्यक्ति तो कोई कसर ही नहीं छोड़ता है। इस व्यक्ति ने आज तक देश के पक्ष में कभी खड़े होकर के बात नहीं करी है। मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश के विरोध में उतर के आ गए हैं। इनको ये समझ में तो इनको आता है, लेकिन ये देश के हैं ही नहीं। क्या चिंता है राहुल गांधी को और उसकी माता जी को और उसकी बहन को इस देश की। अब आप ये बताइए, आर्मी के ऊपर ये तंज कसते हैं, आर्मी को ये बुरा भला बोलते हैं। ये वही लोग हैं ना जो आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा बोलते हैं। मैं इनकी पोल पट्टी और आगे खोलना चाहती हूँ। देखिए, इन्होंने औरत के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आर्मी एयरफोर्स बोलती रही, इन्होंने कभी नहीं दिया। वो आप छोड़िए, आप सोचिए जितेंद्र, ये देश आज अगर हम स्वतंत्र हिंदुस्तान में बैठे हैं, इस स्वतंत्र हवा में हम सांस ले रहे हैं, किसकी बदौलत है? हमारे वर्दी वाले लोगों की वजह से, हमारे वीर जवानों की वजह से। वो शहीद हुए, इसलिए आज हम स्वतंत्र हैं। आज भी जब वो बॉर्डर्स पर हमें गार्ड करते हैं तो हम यहाँ पर बैठ करके इंटरव्यू कर रहे हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन इनके पास, जब सोनिया गांधी जी के पास ये निवेदन गया कि कृपया करके आप देखिए, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतना टाइम हो गया है, एक वॉर मेमोरियल आप बना दीजिए उन शहीदों के नाम का, दिल्ली में बना दीजिए। तो मैडम ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला वॉर मेमोरियल मैं 1 इंच जगह नहीं दूंगी। और अब जो है हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वॉर मेमोरियल बनाया, और जिसके लिए इन्होंने बोला था कि इंडिया गेट की स्वतंत्रता सुंदरता खराब हो जाएगी अगर आप वहां पर बनाओगे। अब आप जाकर के देखिए, आप कितना खूबसूरत वॉर मेमोरियल बना, और इतना बढ़िया वहां पर होता है। हर रोज एक शहीद परिवार वहां पर आता है, ट्रिब्यूट देता है अपने परिवार के उस शहीद की शहादत को, और उनका भी सम्मान किया जाता है। जिन लोगों ने ये हरकत करी है वो बात करते हैं कि आप जो हो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से आप प्रश्न करोगे, शर्म नहीं आती आपको? मैं बताती हूँ आपको, जब उत्तराखंड के अंदर आपदा आई थी 2013 में, तो भाई साहब मंदबुद्धि व्यक्ति ये गए वहां पर कि मैं आपदा का परेशानी देखने जा रहा हूं। इन्होंने वहां जाकर के क्या किया, जो आर्मी वाले जवान बेचारे जो वहां पर सेवा कर रहे थे, काम कर रहे थे राहत का, उनको उनके टेंट से बाहर निकाल दिया और खुद आराम फरमाने अंदर चले गए। ये इज्जत करते हैं ये वर्दी वालों की, ये इनका सम्मान है वर्दी के लिए। CDS तक तो ये दे नहीं पाए। और एक बहुत ज़रूरी बात और मैं बोलना चाहती हूँ, ये बात करते हैं ना देशभक्ति की, हमने देश के लिए बहुत किया, देश को बचाया। हमारे देश में उरी पर अटैक हुआ जितेंद्र, हमारे देश में बालाकोट पर अटैक हुआ और हमारे 40 CRPF के जवान शहादत पा गए, शहीद हो गए। उसका बदला आज के प्रधानमंत्री ने लिया। उन्होंने सेनाओं के साथ खड़े होकर के उरी का बदला भी लिया सर्जिकल स्ट्राइक से, और बालाकोट का बदला लिया एयर स्ट्राइक करके। उनके घर में घुस के आतंकियों को मारा, उनकी छाती पर बैठ के आतंकियों को मारा, और ये बता दिया पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों को कि ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ोगे तो काट के रख देंगे तुम्हारे घर में घुस करके। क्या यही काम 2008 में जब 26/11 हुआ था, मुंबई पर इतना गंदा अटैक हुआ था, उस वक्त नहीं हो सकता था? आर्मी तो हमारी जांबाज थी, एयरफोर्स हमारी जांबाज थी, हमारे पास फाइटर प्लेन्स भी थे, फाइटर पायलट्स भी थे। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल विल नहीं थी। क्योंकि इनको इस देश की कोई चिंता नहीं है। क्योंकि इनकी बला से कितने भी फौजियों का खून बहता रहे, इनको क्या फर्क पड़ता है? इनके परिवार वाले थोड़ी ना हैं। ये उस समय इन्होंने ये भी कहा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ये कह रहे थे कि हमने भी बहुत सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हम ढिढोरा नहीं पीटते। इतने, ये क्या बोलूं मैं, इनको बेवकूफ़ी बोल सकती हूँ, इतने बेवकूफ़ लोग हैं। इनको सर्जिकल स्ट्राइक में और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में अंतर ही नहीं पता है। अरे भाई खुदा के बंदों, उसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, जो होती आई है। तुमने कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करा दी, जरा मुझे बता दो। तुमने कौन सी एयर स्ट्राइक करा दी, जरा तुम मुझे बता दो। तुम तो वो लोग हो जिन्होंने INS विराट को अपने लिए पिकनिक के लिए इस्तेमाल किया, और राजीव गांधी जी स्वयं तो गए, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे तो गए, अपने ससुराल वाले, इटली वाले, विदेशियों को भी लेकर के चले गए। आप एक वॉरशिप पे विदेश के लोगों को कैसे लेके जा सकते हो? किसने आपको हक दिया? कैसे आप चले गए? तो ये लोग देश की एकता और अखंडता की बात करेंगे। ये लोग बात करेंगे कि आप हमें बताओ, राहुल गांधी पूछेगा कि आप हमें बताओ कि आप क्या कहते हैं, किस तरीके से चाइना के साथ आपकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं? स्ट्रैटेजी की मीनिंग भी पता है क्या इनको? ये तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है जितेंद्र। आजकल तो कोरोना के चक्कर में यहाँ फंसे हुए, वरना कब के ये विदेश में फुर हो चुके होते। तो इनसे क्या उम्मीद करनी है? ये भी कह रहे थे कि मैम हमारी सरकार होती तो हम कोरोना में वर्ल्ड लेवल का काम करते। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये हमारी सरकार होती, ये सरकार नहीं होती, तो हम इसको वर्ल्ड क्लास व्यवस्था बना देते। हाँ, ये बात मैं अग्री करती हूँ, बिल्कुल सही बोला, वर्ल्ड क्लास व्यवस्था बनती। पूछो कैसे? बिल्कुल जैसे वर्ल्ड में हो रहा है ना, विकसित राष्ट्रों में लाखों की तादाद में लोग मर गए हैं, यहाँ भी लाखों की तादाद में लोग मर चुके होते।
जो संख्या, जो हमारा मोर्टालिटी रेट अभी विश्व में सबसे कम है, वो विश्व में सबसे ज़्यादा होता। जो हमारा रिकवरी रेट आज ऑलमोस्ट 50% पर पहुंच गया है, वो जो है यूएस और इटली और यूके वगैरह के तर्ज पर होता। यहाँ पर भी, हिंदुस्तान में भी हर एक घर में अभी तक 2-2, 3-3 मृत्यु हो गई होती। तो ये बात राहुल गांधी ने सही बोली है कि बिल्कुल बिल्कुल विश्व की तर्ज पर करता और लाखों में लोगों को मरवा देता, क्योंकि निर्णय तो लेते ही नहीं। आज इनको तकलीफ पता है क्यों है? जो अब जो है अनलॉक भी शुरू हो गया, तब भी ये लॉकडाउन का रोना रोते हैं। इनको तकलीफ क्यों है मैं बताती हूँ। क्योंकि इनकी क्या इच्छा थी कि हिंदुस्तान के अंदर सही निर्णय ना लिए जाएं, समय पर लॉकडाउन ना हो, लाशें बिछ जाएं और उन लाशों के ऊपर ये राजनीति करें। ये है इनका सच्चा चेहरा, जिसको मुझे लगता है कि हर एक सच्चे हिंदुस्तानी को बेनकाब करना चाहिए, तब ये बड़े खुश होते। पर आज जो है ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, लॉकडाउन करके बहुत गलती कर दी। क्योंकि अब करेंगे क्या? मृत्यु दर तो, मोर्टालिटी रेट तो बहुत कम है, रिकवरी रेट तो बहुत हाई है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका मैडम की तो ठप कहानी। तो यही तो बात करेंगे ये। तो अब जो स्थिति चली है मैम, ये जो सारा अब चल रहा है, ये बार बार राजनीति करना क्या मतलब सही है? जो बॉर्डर की सारी विवाद चल रही है, सरकार है, आर्मी है, सब देख रहे हैं, मगर इनका कहना कि हमें भी बताओ। नहीं, पर आप मुझे ये बताओ, ये होते कौन है पूछने वाले? इनको क्यों बताओ? राहुल गांधी क्या है? विपक्षी दल है, हम इतनी बड़ी विपक्षी दल है, हमें काहे का विपक्ष? कौन सा विपक्ष? सीटें पूछो इनकी कितनी हैं? अरे इनको तो देश ने 2019 में इतना भी जनादेश नहीं दिया कि विपक्ष में ढंग से बैठ पाए, विपक्ष का इनका नेता बन जाए। ये कौन सा विपक्ष है? और ये खुद को विपक्ष कहते हैं। इतने ये डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के लोग हैं। इन्होंने आज तक 1 पैसे का, 5 पैसे का 1% कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन नहीं किया। देखिए, ऑपोजिशन में भाजपा रही है, सालों साल रही है। और करिए, आप ऑपोजिशन कीजिए, मैं भी कहती हूँ करिए, बिल्कुल अवश्य कीजिए। आप होना चाहिए, क्योंकि जो सरकार सत्ता में बैठी है उसको दंभ नहीं आना चाहिए। लेकिन आप ऑपोजिशन उनकी गलत नीतियों का कीजिए, कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन कीजिए। जब सरकार सब कुछ सही कर रही है, जब देश के प्रधानमंत्री सब कुछ सही कर रहे हैं, तो क्यों, किस बात का ऑपोजिशन? और ऑपोजिशन में और देश विरोध में बहुत फर्क है जितेंद्र। आप जो है देश के प्रधानमंत्री का ऑपोजिशन कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, लेकिन उनका विरोध करते करते तुम देश विरोध पे उतर आते हो और फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए कोई कुछ ना बोले। तो ये तो नहीं चलेगा ना भाई। आप तो जाके इटली में बस जाओगे, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमें तो अपना देश प्यारा है, हमें तो अपनी मट्टी प्यारी है। और तुम अगर हमारे देश में बैठ करके, इसी देश में तुम जो हो राजनेता बनो, राजनीतिक खिताब लो, बढ़िया सफ़ेद स्टार्च लगा हुआ कुर्ता पैजामा पहन के घूमो, और उसके बाद तुम उम्मीद करो कि जब तुम ऐसी बेतुकी बातें करो तो तुमसे प्रश्न भी ना करें, ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा।